टारगेट यूकेएसएससी में। तो दोस्तों आज आपका पार्ट 2 चंद्रवंश का एमसीक्यू सीरीज का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एमसीक्यू सीधा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पहला 55वां क्वेश्चन है कि भारती चंद के बाद किस चंद राजा ने डोटी पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि भारती चंद ने क्या किया था, चंद्रवंश को डोटी की दास्ता से मुक्त कराया था। तो पहला राजा कौन था जिसने डोटी पर आक्रमण किया, वो था भारती चंद, ठीक है। और भारती चंद के समकालीन डोटी में राजा कौन था, जयमल था। तो भारती चंद के बाद किस राजा ने डोटी पर आक्रमण किया था, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया था कि कैसे जो डोटी के राजा थे वो क्या करते हैं, टैक्स देने से मना कर देते हैं किसको, चंद्रवंश को। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका उद्योग चंद है, उद्योग चंद क्या करता है, डोटी पर आक्रमण करता है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है कि डोटी की राजधानी जुराइल दीपाइल कोट को जीतने वाला राजा चंद राजा कौन था। तो जो डोटी की जो राजधानी थी कौन सी, जुराइल दीपाइल कोट, उसको जीतने वाला चंद राजा भी कौन था, आपका उद्योग चंद था, ठीक है। डोटी के किस राजा को डोटी से भगाकर उद्योग चंद उसको उसके साथ खैरागढ़ी की संधि करता है। तो डोटी का कौन सा राजा था जिसको डोटी से भगाकर यानी कि वहां से परास्त कर उद्योग चंद क्या करता है, उसके साथ खैरागढ़ी की संधि करता है। तो वो कौन था आपका, वो था आपका देवपाल, ठीक है। तो जो डोटी का राजा था देवपाल को हराकर क्या करता है, उद्योग चंद उसके साथ खैरागढ़ी की संधि करता है, ठीक है। और जब वो खैरागढ़ी की संधि करता है तो उसकी जीत यानी कि आपके उद्योग चंद की जीत की खुशी में जो आपकी कुमाऊं की जनता होती है यानी कि चंद जनता होती है, वो क्या करती है, 1 लाख दिए जलाकर दीपावली मनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद राजा के काल में 1 लाख दिए जलाकर दीपावली को मनाया गया था। तो आपका उद्योग चंद के काल में 1 लाख दिए जलाकर दीपावली को मनाया गया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खैरागढ़ी की संधि कब होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खैरागढ़ी की संधि कब होती है। तो खैरागढ़ी की संधि होती है आपकी ऑप्शन सी यानी कि 1688 में, ठीक है। किस किस के बीच होती है, आपके देवपाल के बीच और आपके किसके बीच, देवपाल और उद्योग चंद के बीच होती है कौन सी, खैरागढ़ी की संधि, ठीक है। देवपाल उस समय क्या था, डोटी का राजा था, ठीक है। डोटी यानी कि वर्तमान का नेपाल। और जो उद्योग चंद का सेनापति कौन रहता है इस अभियान में, वो रहता है शिरोमणि जोशी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, शिरोमणि जोशी किसका सेनापति था, उद्योग चंद का सेनापति था। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण उद्योग चंद के द्वारा करवाया गया था। तो आपको बताना है कि इनमें से किन मंदिर का निर्माण उद्योग चंद के द्वारा करवाया गया था। तो इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। यानी कि पार्वतेश्वर मंदिर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आपके राजा उद्योग चंद ने कराया था, ठीक है। बात करें सोमनाथ मंदिर की, सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ है, सॉरी सोमनाथ नहीं होगा, सोमेश्वर मंदिर होगा, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर, तो सोमेश्वर मंदिर का निर्माण कौन कराता है, चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद कराता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। 60वां क्वेश्चन है कि उद्योग चंद के अल्मोड़ा में किस महल का निर्माण करवाया था, यानी कि उद्योग चंद ने अल्मोड़ा में किस महल का निर्माण करवाया था। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से, ठीक है। तो उद्योग चंद किस महल का निर्माण कराता है, वो कराता है आपका तल्ला महल, यानी कि ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा। उद्योग चंद तल्ला महल का निर्माण क्या करता है, अल्मोड़ा में करवाता है, ठीक है। 61वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल के साथ 12 वर्षीय युद्ध यानी कि 1698 से लेके 1710 तक की शुरुआत किस चंद राजा के द्वारा किया गया था। तो गढ़वाल के साथ लगातार 12 सालों तक युद्ध कौन, मतलब किस राजा के द्वारा इन युद्धों की शुरुआत की गई थी। तो वो था आपका ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। यानी कि ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा गढ़वाल के साथ लगातार 12 सालों तक क्या किया गया था, युद्धों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कब से, 1698 से लेके 1710 तक, ठीक है। जिसमें से 10 युद्ध कौन लड़ता है, ज्ञानचंद खुद लड़ता है। और जो लास्ट के 2 युद्ध थे 1709 वाला और 1710 वाला, वो इनका पुत्र जगत चंद लड़ता है, ठीक है। आपको आगे मैं डिस्कस करूंगा। किस चंद राजा के द्वारा गढ़वाल के बधानगढ़ पर हमला करके वहां से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को चुराया गया था। तो आपको बताना है कि किस चंद राजा ने गढ़वाल के बधानगढ़ पर हमला करके वहां से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को चुराया था। इससे प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल के बधानगढ़ पर आक्रमण करके वहां से तांबे की मूर्ति को चुराया था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, क्या हो गया है, किस चंद राजा ने गढ़वाल पर आक्रमण करके वहां से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को चुराया था। तो राजा था आपका ऑप्शन सी, ज्ञानचंद, ठीक है। आपको टिक करना है ज्ञानचंद पे। ज्ञानचंद क्या करता है, बधानगढ़ पर हमला करके वहां से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को चुराता है, ठीक है। 63वां क्वेश्चन है कि दुधौली का युद्ध जो कि कब होता है, 1703 में होता है, ज्ञानचंद और किस पंवार राजा के बीच होता है। तो आपको बताना है कि दुधौली का युद्ध 1703 में ज्ञानचंद और किस पंवार राजा के बीच होता है। तो वो था आपका कौन, फतेहपति शाह, यानी कि फतेहपति शाह के बीच होता है कौन सा, दुधौली का युद्ध, जो कि कब होता है, 1703 में होता है, ठीक है। पंवार वंश से कौन लड़ रहा था, आपका फतेहपति शाह लड़ रहा था, जबकि आपके चंद्रवंश से कौन लड़ रहा था, आपका ज्ञानचंद लड़ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद राजा ज्ञानचंद के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस जनपद में करवाई गई थी। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है वो कहाँ है, मेन बद्रीनाथ मंदिर तो आपको कहाँ पे है, चमोली में। परंतु ज्ञानचंद क्या करता है, एक बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना करता है, ठीक है। और कहाँ पे करता है, आपके बागेश्वर में करता है, यानी कि कत्यूर घाटी, उस समय की कत्यूर घाटी और वर्तमान का बागेश्वर। ऑप्शन का कैसा भी आपके पास बन सकता है, तो आपको टिक करना है, ठीक है। कत्यूर घाटी में करते कौन, आपके ज्ञानचंद। किस मंदिर की स्थापना, बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना, ठीक है।
65वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं में चंद्रवंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो कुमाऊं में चंद्रवंश का स्वर्णिम काल किस राजा के काल को कहा जाता है? ऑप्शन बी, जगतचंद के काल को। यानी कि जगतचंद के काल को कुमाऊं में चंद्रवंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और जगतचंद किसके पुत्र थे? आपके ज्ञानचंद द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, जगतचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आपको बताना कि जो जगतचंद थे वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जगतचंद आपके मुवज्जम के समकालीन थे। ठीक है, ये उत्तरवर्ती मुगल सम्राट रहता है कौन? मुवज्जम, इसी के समकालीन थे कौन? आपके जगतचंद। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 67वां राजा है कि पंवार राजधानी जीतने श्रीनगर को जीतने वाला एकमात्र चंद राजा कौन था? तो 1710 में क्या होता है? 1709 में 1700 नहीं होगा, 1710 होगा। 1710 में आपका चंद राजा कौन होता है? ज्ञानचंद। तो जगतचंद। चंद राजा जगतचंद क्या करता है? श्रीनगर को जीत जाता है। ठीक है, और उस समय श्रीनगर में शासन कौन कर रहा था? फतेह फतेह शाह। तो फतेह शाह को परास्त करके जगतचंद क्या करता है? जो पंवार राजधानी थी कौन सी? श्रीनगर, उसको जीत जाता है। ठीक है, और जो वहाँ का राजा था कौन? फतेह शाह, वो भागकर कहाँ चले जाता है? देहरादून चले जाता है। ठीक है, तो एकमात्र चंद राजा जगतचंद था जो कि क्या करता है? आपके पंवार राजधानी श्रीनगर को विजिट कर देता है, यानी कि जीत जाता है। ठीक है, जगतचंद किस बुरे कर्म पर टैक्स लगाता है? ठीक है, तो आपको बताना कि जगतचंद ने किस बुरे कृत्यों पर टैक्स लगाया था? तो ऑप्शन सी इस पे सही होगा। जगतचंद क्या करता है? जुए खेलने पर टैक्स लगा देता है। ठीक है, तो जगतचंद के काल को इसीलिए भी स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि उसके काल में जनता क्या थी? एकदम मतलब सुखी उसमें जी रही थी, मतलब कोई भी बुरे कर्म उसके काल में नहीं हो रहे थे। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन है कि किस चंद राजा को कुमाऊं का MBT कहा जाता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? आपको बताना है किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो वो था जगतचंद का पुत्र आपका देवीचंद। देवीचंद को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, इसके काम ही कुछ ऐसे थे कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आपको समझाया, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि किस चंद राजा ने अपना सेनापति एक अफगान को बनाया था जो कि मुगल राजा रंगीला को चुनौती देता है, वही मुअज्जम को चुनौती देता है? कौन देता है? आपका देवीचंद। ठीक है, तो देवीचंद क्या करता है? अपना सेनापति एक अफगान को बनाता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? मुगल राजा को चैलेंज करते हैं, यानी कि उसके खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि अफगान सेनापति खुद तो भाग जाता है और देवीचंद को फंसा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, किस चंद राजा के राज में गैड़ागिर्दी अपने चरम पे थी? तो एक गैड़ागिर्दी किसके राज में चरम पे थी? अजीत चंद के कार्यकाल में गैड़ागिर्दी चरम पे थी। और ये क्या इसके काल क्या होता है? जो गैड़ा बंद होती क्या करते हैं? अजीत चंद को मरवा देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, 72वां क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में अपने लिए चौमल्ला महल बनाने वाला चंद राजा कौन था? यानी कि किसने अल्मोड़ा में चौमल्ला महल का निर्माण करवाया था? तो आपका बताना है कि किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में चौमल्ला महल का निर्माण करवाया था? तो वो राजा कौन था आपका? वो था आपका कल्याणचंद। ठीक है, तो कल्याणचंद द्वितीय क्या करता है? अल्मोड़ा में अपने लिए चौमल्ला महल का निर्माण करवाता है। ठीक है, ये सिर्फ कल्याणचंद है। अगर आपके पास बनता है कि अल्मोड़ा में लाल मंडी का किले का निर्माण किसने कराया था, तो अगर वहां पे बालो कल्याण, उसका आंसर क्या होगा? बालो कल्याणचंद होगा। ठीक है, बालो कल्याणचंद अलग है और कल्याणचंद अलग है। ठीक है, बालो कल्याणचंद को ही कल्याणचंद प्रथम कहा जाता है और कल्याणचंद ये क्या है? द्वितीय वाला है। ठीक है, तो कल्याणचंद द्वितीय क्या करता है? अल्मोड़ा में अपने लिए चौमल्ला महल का निर्माण करवाता है। कुमाऊं पर पहला रोहिला आक्रमण कब होता है? तो आपको बताना है कि कुमाऊं पर पहला रोहिला आक्रमण कब होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कब? ये होता है आपका, एक मिनट, तो ये होता है 1743 और 44 में कुमाऊं पर रोहिल्लाओं का आक्रमण होता है। तो इसमें से पहला रोहिल्ला आक्रमण कब होता है? आपके ऑप्शन बी, यानी कि 1743 में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1744 में दोबारा क्या होता है? रोहिल्ला कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और क्या करते हैं? कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा को विजिट कर देते हैं, यानी कि अल्मोड़ा को जीत जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला वॉर था 1743 वाला, इसमें क्या होता है? विजयपुर का युद्ध होता है। ठीक है, और विजयपुर का युद्ध में कुमाऊं की ओर से कौन लड़ता है? आपका शिवदत्त जोशी लड़ता है, जबकि रोहिल्लाओं की ओर से कौन लड़ रहा था? आपका अली मोहम्मद खान लड़ रहा था। ठीक है, जिसमें क्या होता है? शिवदत्त जोशी हार जाता है और शिवदत्त जोशी हार कर क्या करता है? अल्मोड़ा की ओर भागता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है? अली मोहम्मद शाह शिवदत्त जोशी का पीछा करके अल्मोड़ा को भी जीत जाता है। ठीक है, तो ये जो टोटल वॉर चला था, ये चला था आपका 1743 से लेकर 1744 के बीच में, जिसमें क्या होता है? रोहिल्ला पूरे कुमाऊं पे, यानी कि रोहिल्ला क्या करते हैं? कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा को पूर्णतः विजिट कर देते हैं। ठीक है, और उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? कल्याणचंद था। ठीक है,
तो कल्याण चंद क्या करता है, कल्याण चंद भागकर गढ़वाल में शरण ले देता है, ठीक है। और उस समय गढ़वाल में शासक कौन था, आपका प्रदीप शाह था। तो प्रदीप शाह क्या करता है, 3 लाख रुपए देके रोहिला सरदार अली मोहम्मद खान को कुमाऊं छोड़ने पर मजबूर करता है, यानी कि 3 लाख रुपए देके कुमाऊं को इन रोहिलाओं की दास्ता से मुक्त कराता है। कौन, आपका पंवार राजा प्रदीप शाह, आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं पर जब रोहिला आक्रमण होता है तो उस समय चंद राजा कौन था, तो ऑप्शन सी कल्याण चंद, मैंने आपको बता दिया है। संपूर्ण कुमाऊं को रोहिला सरदार से मुक्त कराने के लिए 3 लाख रुपए किस पंवार राजा के द्वारा दिए गए थे, तो किस पंवार राजा ने 3 लाख रुपए दिए थे रोहिला सरदार को मुक्त कराने के लिए, तो कौन था, आपका प्रदीप शाह, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस इतिहासकार के द्वारा दीपचंद को गूंगा शासक कहा है, तो किसने कहा है, हैमिल्टन ने क्या कहा है, दीपचंद को गूंगा शासक कहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। 77वां क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लेने वाला चंद राजा कौन था, तो कौन था, आपका दीपचंद, ठीक है। दीपचंद के द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी सेना को भेजा गया था, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच होता है, अफगान सेना के बीच और मराठाओं के बीच। इस युद्ध में सेनापति कौन था, आपका हरिराम जोशी, और उप सेनापति कौन था, बीरबल नेगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। दीपचंद की अष्टधातु मूर्ति को किस मंदिर में स्थापित किया गया है, तो आपके जागेश्वर मंदिर में दीपचंद की अष्टधातु मूर्ति को स्थापित किया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। किस चंद राजा के द्वारा 1000 गायें दान में दी गई थी, तो आपका दीपचंद क्या करता है, 1000 गायें दान में देता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इतने पॉइंट दीपचंद से। बग्वाली पोखर का युद्ध कब होता है, आपको बताना है कि जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था वो कब होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 1779 में, यानी कि 1779 में बग्वाली पोखर का युद्ध होता है, ठीक है। किस किस के बीच होता है आपको बताना है, ये होता है आपका ललित शाह के बीच, ललित शाह और मोहन चंद के बीच, ठीक है। ललित शाह और मोहन चंद के बीच। अगला क्वेश्चन है कि बग्वाली पोखर का युद्ध चंद राजा मोहन चंद और किस पंवार शासक के बीच होता है, तो मोहन चंद के बीच, और पंवार शासक किसके बीच, ललित शाह के बीच, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। एकमात्र पंवार राजा जो कुमाऊं में चंद वंश पे शासन करता है, तो कौन सा एकमात्र पंवार राजा था जो कि क्या करता है, पंवार शासन में शासन करने के साथ साथ ही चंद शासन में भी शासन करता है, तो वो था आपका प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन चंद के नाम से क्या करता है, कुमाऊं पे शासन करता है, ठीक है। किस चंद राजा के द्वारा 1000 नागाओं की फौज बनाकर, जो नागा साधु थे उनकी बात हो रही है, 1000 नागा साधुओं की फौज बनाकर प्रद्युमन चंद के खिलाफ विद्रोह किया गया था, तो कौन करता है, मोहन चंद क्या करता है, प्रयाग से 1000 नागा साधुओं की फौज बनाता है एक, और क्या करता है, विद्रोह करके प्रद्युमन चंद को मतलब चंदवंश से भगाना चाह रहा था, परंतु क्या होता है, प्रद्युमन चंद इन 1000 नागाओं को परास्त कर देता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का अंतिम राजा माना जाता है, तो यहाँ पे बात हो रही है संपूर्ण उत्तराखंड की, तो संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम राजा किसको माना जाता है, आपके प्रद्युमन चंद को माना जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रद्युमन चंद क्या था, पंवार शासन में राज करने के साथ साथ ही चंद शासन में भी राज कर रहा था, ठीक है। यानी कि चंद राजा होने के साथ साथ पंवार राजा भी था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड का अंतिम राजा आपके प्रद्युमन शाह को माना जाता है, ठीक है। चंद वंश का एकमात्र राजा जो कि 2 बार शासन करता है, तो चंद वंश का एकमात्र राजा जो कि 2 बार शासन करता है कौन था, आपका मोहन चंद था, ठीक है। मिट्टी का महादेव किस चंद राजा को कहा जाता है, तो मिट्टी का महादेव आपके शिवचंद को कहा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चंदवंश का अंतिम राजा कौन था, तो चंदवंश का अंतिम राजा कौन था, आपका महेंद्र चंद था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। गोरखा किस वर्ष कुमाऊं पर हमला करके चंदवंश को समाप्त कर देते हैं, तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार कब हुआ था, तो 1790 में क्या होता है, गोरखाओं क्या करते हैं, कुमाऊं पर पूर्णतः अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और चंद शासन का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, कहाँ से, आपके कुमाऊं से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 25 सालों तक, आने वाले 25 सालों तक गोरखा क्या करते हैं, आपके कुमाऊं पे शासन करते हैं, ठीक है। चंदवंश पर गोरखा आक्रमण करने के समय नेपाल में नरेश कौन थे, तो जब चंदवंश पे क्या हुआ था, गोरखा आक्रमण हुआ था, उस समय नेपाल में नरेश कौन थे, आपके रण बहादुर थापा थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। हवाला बाग किस युद्ध के बाद गोरखा राज्य कुमाऊं में स्थापित हो जाता है, तो कौन सा युद्ध था जिसके बाद क्या होता है, गोरखा राज्य कुमाऊं में स्थापित हो जाता है, तो कौन सा था, आपका हवाला बाग का युद्ध था, ठीक है। जिसमें क्या होता है, महेंद्र चंद की हार होती है और कुमाऊं पर पूर्णतः गोरखाओं का अधिकार हो जाता है, जो कि आपके 1790 से लेके कब तक चलता है, 1815 तक चलता है, जब तक अंग्रेज यहाँ नहीं आते, ठीक है। यानी कि 25 सालों तक गोरखाली राज होता है किस पे, कुमाऊं पे, ठीक है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा गोरखा शासन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रकाल में पौड़ी 15 विश्व क्या था, तो चंद्रकाल में पौड़ी 15 विश्व क्या था, आम जनता को कहा जाता था क्या, पौड़ी 15 विश्व। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रकाल में पौड़ी 15 विश्व क्या था, तो आम जनता को कहा जाता था क्या, पौड़ी 15 विश्व, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चंद्रकाल में थात क्या थी, तो चंद्रकाल में थात थी क्या, एक भूमिका प्रकार, एक भूमिका प्रकार था थाट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और जो भूमि का मालिक होता था उसको क्या कहा जाता था, थातवान कहा जाता था, ठीक है। थातवान कहा जाता था भूमि के मालिक को, और थात कहा जाता था भूमि को। आपको ध्यान रखना है। चंद्रकाल में कैनिका थे, तो आपको बताना कि जो चंद्रकाल था उसमें कैनिका थे, तो कैनिका था दास, ठीक है। तो दासों को चंद्रकाल में क्या कहा जाता था, कैनी कहा जाता था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि चंद्रकाल में युद्ध में अदम्य वीरता का प्रदर्शन करने के लिए किस भूमि को दान में दिया जाता था, यानी कि
कोई भी व्यक्ति अगर चंद्रकाल में क्या करता था, युद्ध में अगर अदम्य वीरता का प्रदर्शन करता था, शौर्य का प्रदर्शन करता था, तो राजा उसे एक भूमि देता था जिसपे क्या होता था, टैक्स माफ होता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उसको उस भूमि को दिया जाता था, उस व्यक्ति को, और उस भूमि पे क्या होता था, टैक्स माफ होता था। यानी कि उस भूमि में जितना भी उत्पादन होगा, जो भी इस भूमि में वो व्यक्ति उत्पादन करेगा, उस भूमि का उत्पादन उसको राजा को टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। यानी कि वो भूमि क्या थी, टैक्स फ्री भूमि थी। ठीक है, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है, उस भूमि को रौद्र भूमि कहा जाता था। तो जो भी व्यक्ति क्या करता था, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता था, तो राजा उसको क्या करता था, एक भूमि दान देता था। ठीक है, उस भूमि को क्या कहा जाता था, रौद्र भूमि कहा जाता था। ठीक है, और जिस भूमि को मंदिरों को दान दिया जाता था, उस भूमि को क्या कहा जाता था, उस भूमि को गूढ़ भूमि कहा जाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गूढ़ भूमि क्या थी, जो भूमि मंदिरों को दान में दी जाती थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इन भूमियों पे क्या होता था, टैक्स माफ होता था, यानी कि टैक्स फ्री भूमियां होती थी ये भूमि, जिसको मतलब दिया जाता था, चाहे वो गूंठ हो चाहे वो रौत हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था, तो आपको बताना है कि चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था। तो जो चंद राजा थे उनका राजकीय चिन्ह क्या था, उनका राजकीय चिन्ह था गाय। आपको ध्यान रखना है, चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था, गाय था। ठीक है, चंद काल में कोटाल का पद क्या था, तो आपको बताना है कि चंद काल में जो कोटाल का पद था वो क्या था। ठीक है, तो चंद काल में कोटाल का पद क्या था, एक लेखक का पद था। आपको ध्यान रखना है, चंद काल में जितने भी लेखक थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कोटाल कहा जाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चंद काल में नगद के रूप में वसूला जाने वाला कर क्या था। तो जो चंद काल में नगद के रूप में वसूला जाता था जिस कर को, उसको कहा जाता था सिरती, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है, अब कुछ कर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैकर, बैकर क्या था, जो अनाज के रूप में लिया जाता था, यानी कि जो भी व्यक्ति अनाज का उत्पादन करता था और उस पर वो अनाज के रूप में टैक्स देता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको बैकर कहा जाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कूद क्या था, कूद अनाज के बदले दिया जाने वाला नगद कर, यानी कि आपके पास अगर अनाज के बदले नगद के रूप में देने के लिए पैसे हैं तो आप अनाज के बदले क्या दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। ठीक है, इस कर को क्या कहा जाता था, इस कर को कूद कहा जाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला कर है मांगा। मांगा क्या था, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। अब किसी भी राज्य में अगर युद्ध चल रहा है तो जाहिर सी बात है उस राज्य में क्या होगा, पैसे का संकट खड़ा होगा। तो राज्य को अगर अपना खजाना भरने के लिए जनता से कुछ एक्स्ट्रा कर मांगना पड़े तो वही कर क्या था, मांगा कर था। ठीक है, मांगा यानी कि आवश्यकता पे मांगने वाला कर, तो क्या था, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या था, मांगा कर था। ठीक है, कटक कर क्या था, कटक कर था सेना के लिए लिया जाने वाला कर, यानी कि आर्मी के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था, कटक। ठीक है, और कटक सेना का पर्यायवाची शब्द भी है, इसलिए आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, झूलिया कर क्या था, झूलिया कर नदी और पुलों से लिया जाने वाला कर। ठीक है, तो ये नदी और पुलों से लिया जाने वाला कर क्या था, झूलिया कर था। बात करें शाहू, तो शाहू कर क्या था, लेखकों के लिए लिया जाने वाला कर क्या था, शाहू था, यानी कि चंद्रकाल में जितने भी लेखक थे उनके लिए लिया जाने वाला कर क्या था, शाहू कर था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इन करों से। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गूंठ भूमि क्या थी चंद्रकाल में, चंद्रकाल में गूंठ भूमि वहां भूमि थी जो कि मंदिरों को दान में दी जाती थी। ठीक है, और मंदिरों से इस भूमि पर टैक्स नहीं लिया जाता था, यानी कि जो भी भूमि दान में दी जाती थी राजा के द्वारा, चाहे वो गूंठ भूमि हो, चाहे रौद्र भूमि हो, चाहे विष्णु कीर्ति भूमि हो, उसमें क्या होता था, राजा टैक्स नहीं लेता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या थी, गूंठ भूमि थी। रौद्र भूमि वह भूमि थी जो कि किसी व्यक्ति को युद्ध में अदम्य वीरता और साहस का प्रदर्शन करने के लिए दी जाती थी। ठीक है, और इस पे भी टैक्स नहीं लिया जाता था। इसके अलावा एक और भूमि है जिसको कहा जाता है आपकी सदावर्त भूमि। ठीक है, सदावर्त भूमि या फिर आपका विष्णुपीर्ति भूमि। ठीक है, तो विष्णुपीर्ति भूमि या सदावर्त भूमि क्या थी, जो कि किसी महात्मा पुरुष यानी कि किसी महात्मा हो या साधु या फिर किसी पंडित को दान में दी जाती थी। ठीक है, तो गूंठ अलग है, गूंठ दी जाती थी एक पूरे मंदिर को, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर को गूंठ भूमि राजा ने दान में दे दी। ठीक है, अब बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी है उसको भी कुछ भूमि दान में देनी है, तो भूमि का नाम बदलकर चेंज हो जाएगा, तब उसको कहेंगे हम सदावर्त भूमि। ठीक है, सदावर्त या फिर विष्णुपीर्ति। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इतने पॉइंट ऐसे। तो होप सो आपके जितने भी डाउट हो चंद्रकाल से मैंने क्लियर कर दिया हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।